हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मकरारिया। आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स, आज डेट है 3 अक्टूबर 2023। हमारे ये पहला हमारा है, पहली हमारी न्यूज है 2023 शास्त्री रामानुज प्राइज। ये मिला किसको है? ये मिला है रुक्शियांग जैंग को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। उनको ये शास्त्री रामानुज प्राइज 2023 मिलेगा फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स में। उन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी वजह से। अब उन्होंने किया क्या था? उन्होंने वेरियस एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स में काम किया। एनालिटिक नंबर थ्योरी में काम किया, कॉम्बिनेटरीज, इक्लिडियन हार्मोनिक एनालिसिस एंड ज्योमेट्री में काम किया। अब बात करते हैं शास्त्र प्राइज है क्या, शास्त्र रामानुज प्राइज। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2005 में, जो कि हर साल शास्त्र यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है उसके द्वारा दिया जाता है रामानुज की बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि 22 दिसंबर को मनाई जाती है। और ये मैथ जो रिकॉग्नाइज मैथमेटिशियन है रामानुजन, उनके उनके नाम पर उन मैथमेटिशियन को दी जाती है जो 32 ईयर्स के अंडर, मीन्स 32 ईयर्स से तक के, जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो मैथ के फील्ड में, उनको मिलती है। और इस प्राइज में इंक्लूड रहती है $10,000 कैश अवार्ड, एक साइटेशन होगा, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए। और जो प्रीवियस रिसिपेंट्स हैं उनके नाम है मंजुल भार्गव एंड अक्षय वेंकटस। मीन्स बेसिकली इनको मिला है रुक्शियान जैन को शास्त्री रामानुज प्राइज 2023। उन्होंने मैथमेटिक्स एक्सेप्शनल काम किया है। शास्त्री रामानुज प्राइज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। इसको हमें हर साल देती है शास्त्री यूनिवर्सिटी, जो कि तमिलनाडु में है, जो श्री रामानुजन जो जी के होम टाउन भी है। ये 32 साल से छोटे लोगों को मिलते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में अच्छा काम किया हो। इसमें $10,000 कैश मिलेगी और एक साइटेशन होगा। और पहले किन किन को मिल चुका है? प्रीवियस रिसिपेंट्स इंक्लूड मंजुल भार्गव एंड अक्षय वेंकटेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये न्यूज है पिंक वॉलवर्ड की। रिसेंटली राजस्थान, नॉर्थन राजस्थान, हरियाणा और साउथ वेस्टर्न पंजाब में जो कि बीटी कॉटन है जो लगाए जा रहे हैं, उन पे अधिकतर इन्फेक्शन हो रहा है। किसका? पिंक वॉलवर्ड। जो हमारी बीटी कॉटन भी है ना, जो बायोजेनेटिक्स मॉडिफाई करके बनाई गई थी, वो भी रेसिस्ट कर रही है पिंक वॉल पर। इसमें लिखा है कि फार्मर्स यूजिंग बीटी कॉटन बीड्स व्हिच हैव लॉस्ट देयर इफेक्टिवनेस अगेंस्ट पीबीडब्ल्यू, यानी कि पिंक वॉल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? कॉटन की ईल्ड्स उत्पादन में कमी आ रही है, फाइनेंशियली अनवाइबल हो रहा है फार्मर्स के लिए। ये पिंक वॉर्म एक इंसेक्ट होता है दैट इज अ पेस्ट इन कॉटन फार्मिंग में ज्यादातर ये नजर आता है। ये नेटिव होता है एशिया का पिंक बॉल, बट हैज बिकम एन इन्वेसिव स्पीसीज इन मोस्ट कॉटन ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड। डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है ऑन कॉटन में। अब देखते हैं कॉटन के बारे में हम लोग जानकारी प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो सबसे पहले एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए 21 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, मीन्स कोई ओला वगैरह नहीं गिरने चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए। और स्टेट्स में देखा जाए तो गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है, वहीं महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। ये तीन टॉप थ्री आप लर्न कर लीजिएगा। इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके लिए सॉइल प्रेफरेबल है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि हाई वाटर रिटेंशन की होती है। इंडिया में लगभग चारों टाइप की कॉटन पाई जाती है: एशियन कॉटन, इजिप्टियन कॉटन, अमेरिकन अपलैंड कॉटन। और इसमें में आप देखोगे ना, तो इसमें ये बताया कि कॉटन बेल्ट्स और वॉल्ट्स। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में यूएस या टर्की में भी कॉटन होता है, तजिकिस्तान में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में भी कॉटन होता है। मोजाम्बिक, मालवी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ भी कॉटन बेल्ट है। ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, और साथ ही ब्राजील। ये ग्लोबल मैप है, वर्ल्ड मैप। इसमें आप दिखा सकते हैं कॉटन बेल्ट कहाँ कहाँ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल क्यों।
तो ये आर्टिकल है रिसेंटली जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, उसने लॉन्च किया है IGMS2। अब IGMS2 होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिसमें हमारी इफिशिएंसी बढ़ेगी, पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल प्रोसेस की इफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। इसको लॉन्च किया है DARPZ ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ IIT कानपुर के साथ मिलकर। इसके ऑब्जेक्ट होंगे प्रोवाइड इंस्टेंट टेबुलर एनालिसिस ऑफ ग्रीवांसेस की फील्ड में। इंस्टेंट एक एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्रीवांसेस और जो डिस्पोजल हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें स्टेट वाइज डाटा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा मिलेगा और मिनिस्ट्री वाइज डाटा भी मिलेगा, जो इसकी AI कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। किसकी? इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0। सो यहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, किस लिए है, और आप इसको केस स्टडी में भी लिख सकते हो कि हमारे ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम में एक नया इन्वेंशन हुआ है AI ड्रिवन। ई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है गवर्नेंस, टेक इन गवर्नेंस में। शो इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आर्टिकल है यारकोवस्की इफेक्ट के बारे में। अब ये यारकोवस्की इफेक्ट क्या होता है? आर्गस यारकोवस्की इफेक्ट एक फेनोमेना होता है इन स्पेस जहां पे एस्ट्रॉइड एब्जॉर्ब करते हैं, री इमिट करते हैं सोलर रेडिएशन। सूरज की तरफ से जो रेडिएशन आते हैं उसको एब्जॉर्ब करके री इमिट करते हैं, जिससे क्या होता है उनका ट्रेजेक्ट्री ओवर टाइम चेंज होता रहता है, मतलब उनकी शेप, उनका मूवमेंट चेंज होता रहता है। This effect can lead to a small but significant change in an asteroid path, potentially influencing its orbit and posing collision risks with Earth. जैसे ट्रांजेक्टरी में चेंज होने से कॉलिजन रिस्क विद अर्थ भी हो सकता है, पृथ्वी से टकरा सकती है। तो नासा के रिसेंटली एक मिशन है ऑसरिस REX मिशन, जो कि बेसिकली बनाया गया था कि वो सैंपल कलेक्ट करेगा एस्ट्रॉइड बेन्यू से। बेन्यू क्या है? एस्ट्रॉइड है। और अब वो साथ में किस दूसरे एस्ट्रॉइड की भी स्टडी करेगा, वो उसका नाम है एपोफिश। मिशन बेसिकली बनाया गया था कि अर्ली सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए जो पोटेंशियल एस्ट्रॉइड है उनके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं इन द अर्ली सोलर सिस्टम और अर्थ एवोल्यूशन में, और यारकोवस के इफेक्ट को पढ़ने में। आप ये पिक्चर देख सकते हो, क्लियर कट पिक्चर है। ये एस्ट्रॉइड की स्पिन है, ये सन से एनर्जी लेता है, इमिट करता है, तो इसकी सेप में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये चारों तरफ सूरज के घूमता रहता है। इसको ही बोलते हैं यारकोवस की ड्रिफ्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। रिसेंटली इसरो लोगो इम्प्रेस सोलर सॉइल लंपी। तो रिसेंटली चंद्रयान 3 रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, उसके जो पहिए होते हैं ना उसमें इंडियन नेशनल एम्बलम बनाया गया था, लेकिन वहां पर एक क्लियर कट इम्प्रिंट नहीं छोड़ पा रहा है। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की जो लूनर सॉइल है वो बहुत डस्टी है। डस्टी नहीं है, इट इज नॉट डस्टी बट रेदर लंपी। लंपी मीन्स वहां की जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत चिपके चिपके हुए हैं, बाइंडिंग सॉइल टुगेदर विथ मोर बॉडी के साथ, जिससे निशान नहीं पड़ पा रहे। और लूनर सॉइल इज अ थिक लेयर ऑफ regolith fragmental and unconsolidated rock material होते हैं that covers the entire lunar surface. Lunar soil contains no organic compounds. The discovery could have significant implication for future mission targeting lunar habitation and sustained human presence. में एक ज्यादा फायदेमंद हो सकती है कि हम लोग को पता चलेगा वहां की सॉइल है कैसी, और हम लोग पोटेंशियल वाटर डिस्कवरी को भी पता कर सकते हैं। और द टेस्टिंग ऑफ emblem and logo imprints was conducted using a lunar soil simultant created by ISRO ने बनाया था, ISRO Satellite Integration Text Stabilizement। स्पेशली ये आर्टिकल, ये न्यूज है जीएस साइंस से रिलेटेड न्यूज है। इसमें लूनर सॉइल के बारे में बताया गया है कि वहाँ की क्या सॉइल कंडीशन है, और हमारे इसरो लोगो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये न्यूज है यूनाइटेड नेशन बॉर्न समिट।
Delegate at UN conference in Bonn have adopted a new global framework aimed at reducing environmental risk associated with chemical and waste. इस फ्रेमवर्क को साथ में बोला जाता है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, इसका नाम दूसरा है, जो कि टारगेट करता है 28 टारगेट्स एंड डिजाइन टू एनहांस द रिस्पांसिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। मींस जो हमारे केमिकल्स वेस्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, केमिकल्स, ये सब चीजों के लिए उनका अच्छे से जो रूल्स रेगुलेशन बने उनका इम्प्लीमेंट हो, ज्यादा हार्मफुल नहीं हो। सो ये बॉन समिट में बॉन डिक्लेरेशन शायद हुआ था। हार्मफुल केमिकल से हम लोग बच सके, एक्सपोजर से, मोस्ट डेंजरस बॉन से हट सके, enhance the safe management of such chemicals where necessary. The declaration also encourages countries to support the transition to circular economies में भी साथ देगा ये। Section for harmful chemicals to safeguard health and the environment, reduce waste and promote recycling. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे ग्लोबल कन्वेंशन साइन हुए हैं उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि वुहान समिट बेसिकली है किसके लिए। ये है प्रिवेंट करने के लिए जो हार्मफुल केमिकल हैं उनको हटाने के लिए, डेंजरस वन के रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, सेफ मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए है यूनाइटेड नेशन वुहान समिट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी लास्ट न्यूज है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने टुडे कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है, सॉरी लॉन्च नहीं किया, अटेंड की है पेलमरो इटली में, जो कि 20th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की मीटिंग में है। अब ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या? एक ग्लोबल एंड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, लीगली बाइंडिंग है ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2000 में अडॉप्ट किया था और इसको इन्फोर्स 2003 में। ये पहली मात्र कम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है जो एम करती है कि हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेंट स्मगलिंग एंड इलिसिट फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग को। इसके अभी करंटली 191 पार्टीज हैं, जिसमें इंडिया भी ने पार्टिसिपेट किया था। इसने 2022 में ज्वाइन किया और रेटिफाइड इसने 2011 में कर दिया था। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल नोडल अथॉरिटी है इसके लिए इंडिया की तरफ से। इंडिया ने इसी के साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया था, जो कि स्पेसिफिकली डिफाइन करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है। So transnational organized crime refers to the criminal activities operate across national borders. मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में वो क्राइम फैल रहा है, हो रहा है, उससे रिलेटेड है ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आप देखोगे कि होते, सॉरी, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में होते क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो थैंक यू। अगर आपको ये क्रिस्प एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स रोज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।